नवपुर गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम बलवान, बीच वाले का नाम जोरावर और सबसे छोटे का नाम था सीताराम। उनके बाबूजी का देहांत हो चुका था। तीनों भाइयों की ब्याह शादी भी हो गई थी। आज तीनों भाई अपने बाबूजी की छोड़ी जायदाद का बंटवारा कर रहे थे। देखो भाइयों, मैं सबसे बड़का हूँ, इसलिए बंटवारा मैं ही करूँगा। बोलो, तुम दोनों को ये मंजूर है? भैया, मैं तो बीचला हूँ। आप जो कहेंगे वो मेरे सिर चढ़कर मानेंगे। भैया, तुम दोनों मेरे ज़्यादा हो। मैं तो सबसे छोटका हूँ। तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसे मान लूँगा। बाबूजी के बाद तुम दोनों ही मेरे लिए बाप जैसे हो। बलवान ने बंटवारा शुरू किया। तो ठीक है, सबसे पहले हम खेती बाड़ी बांटते हैं। देखो भाइयों, हमारे पास 2 मोटा खेत हैं और एक मेड़ का रास्ता है। हम 3 भाई हैं, इसलिए एक खेत में और एक बीचला जोरावर रखेगा और बची हुई मेड़ छोटका सीताराम का होगा। वाह, क्या एकदम सही फैसला है बलवान भैया। मुझे यह पूरी तरह ठीक लगता है। बोल सीताराम, तू चुप क्यों हो गया? क्या ये तुझे जचता नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है अपने बाबूजी के लगाए फल वाले पेड़ की। चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं। तीनों भाई उस फल के पेड़ के पास पहुंचे, जिसमें 2 मोटे तने निकले थे। देखो भाइयों, इस पेड़ में 2 मोटे डालियां हैं और एक जड़ का ठूंठ है। इन 2 डालियों में से एक मेरी होगी और एक जोरावर की, और जड़ का ठूंठ सीताराम का होगा। बहुत बढ़िया भैया, ये फैसला भी मुझे कबूल है। तुम लोग बड़े हो, मैं सबसे छोटा हूँ। मैं भला तुम लोगों का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी ये मान्य है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आए। अब मकान का बंटवारा भी होना है। तो ठीक है, अब बारी आती है इस बने बनाए घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक फूस की छत है। 2 कमरे मेरा होगा और 2 कमरे जोरावर का, और जो मिट्टी की चोटी बचेगी वो सीताराम की होगी। बलवान के इस फैसले से सीताराम बहुत दुखी हुआ। फिर भी बड़े भाई का आदेश मानकर वो चुप रहा। इस तरह घर का बंटवारा भी हो गया। अरे बलवान भैया, खेत, पेड़ और घर के अलावा एक बहुत जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे जोरावर, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल रहा हूँ? क्या तू मुझे याद दिला सकता है? भैया, बाबूजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ घरेलू तिजोरी भी तो जमा किया था। आप उसे कैसे भुला सकते हैं? अरे हाँ, याद आ गया। जरा रुको, मैं अभी वो मटकी लेकर आता हूँ। बलवान घर के अंदर से एक धातु का डिब्बा लेकर आता है, जिसमें कई टक्के भरे थे। कुछ टक्के अभी के थे और कुछ पुराने समय के थे। देखो भाइयों, इसमें 2 तरह के टक्के हैं। एक जो अभी चलन में है, वहीं दूसरी जो हमारे परदादाओं के समय की है, यानी कि पुरानी, जो खास धातुओं से बनी है। तो भैया, अब इन टकों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के समय में जितनी भी टके चल रही हैं, वो टके मैं और बीचला भाई जोरावर रखेंगे, और जो टके बहुत पुरानी हैं, वो सीताराम की होंगी। इस तरह दोनों भाई धन लेकर चले जाते हैं। देखो सीताराम, पुरानी टक्कों में सिर्फ 4 ही खास चीजें बची हुई हैं। तू चाहे तो इन 4 चीजों को ले जा सकता है। भैया, तुम दोनों तो सारा चलन वाला मान ले लिए। अगर मेरे भाग में ये सिर्फ 4 पुरानी चीजें ही लिखी हैं, तो मैं उसे मान लेता हूँ। सीताराम अपने हिस्से की 4 चीजों को लेकर घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी बलवान रोककर कहता है, अरे सीताराम, क्या तू घबरा गया है? तूने सुना नहीं, बंटवारा खत्म हो चुका है। अब इस घर में हम रहेंगे। तेरा हिस्सा तो फूस की छत में है। अब तू उस मिट्टी की छत पर जाकर रह सकता है। इस घर के अंदर अब तेरा कोई जगह नहीं है। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो अभी अभी ब्याह हुआ है। अरे सीताराम भाई, ये तो तुझे पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाइयों ने सीताराम और उसकी धर्मपत्नी को घर से निकाल दिया। वे दोनों पति पत्नी गांव के तालाब के किनारे अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब न घर रहा न ठिकाना, कैसे चलेगी ये जीवन यात्रा? 2 वेला की रोटी तो दूर, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोती रहे,
जी भर के रोती रहे। अकल तो तेरी गाय चरने गई थी। मेरी तो बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तेरे साथ ब्याह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भैया कहकर तूने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा भुगत। पद्मा, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बता भला मैं उनसे कैसे सवाल कर सकता था? अच्छा, तेरे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा। सब कुछ तो उन्होंने रख लिया। तेरे हिस्से में क्या दिया है? खेती के नाम पर मेड़ दी है, पेड़ के नाम पर जड़ का ठूंठ दिया है, घर के नाम पर फूस की छत दी है और धन के नाम पर ये पुराने जमाने के 4 टुकड़े दिए हैं। पद्मा, अब बस भी कर। और कितनी ताने मारेगी? अब छोड़ उन बातों को। चलो छोड़ दिया। अब बता आगे का क्या? क्या करेगा, क्या खाएगा, कुछ बताएगा मुझे? अब मैं क्या करूं पद्मा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं गांव के मुखिया के पास इन पुरानी चीजों को लेकर जाता हूँ। शायद इन चीजों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के मिल जाएं। सीताराम बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 चीजों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे सीताराम, तू यहाँ किस काम से आया है? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 चीजें ही हैं। क्या आप इन चीजों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे सीताराम, ये चीजें बंद हो चुकी हैं। अब ये चलन में नहीं रही। भला तुझे इन चीजों के बदले कौन धन देगा? सच में तू बहुत भोला है सीताराम। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो सब कुछ लुट गया। मेरा सब कुछ गवा दिया। अब देख सीताराम, मैंने भी तेरे तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुझे कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुझे घर से भी निकाल दिया। हे भगवान, ऐसा भाईचारा तो दुश्मनों को भी न मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। जिंदगी खत्म कर लेना ही ठीक है। तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता सीताराम। पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी पर रहम नहीं करता। फिर भी तेरा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल उठे। एक काम कर सीताराम, कल से तू और तेरी धर्मपत्नी मेरे फार्मों पर मजदूर के तौर पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तेरे पास अभी कोई आय का साधन नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूँगा। मेरी धर्मपत्नी भी काम करेगी। ठीक है सीताराम, तो फिर कल सुबह से फार्म पर काम के लिए आ जाना। और ये तू अपनी चीजें अपने पास ही रख। शायद यही तेरी 4 रुपए की किस्मत की निशानी है। सीताराम उदास होकर वापस अपनी झोपड़ी पर आता है। पद्मा रास्ता देख रही थी। पद्मा, अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरों के फार्मों पर मेहनत करनी पड़ेगी। हाय रे मेरी तकदीर। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरते गए। सीताराम और पद्मा अब मुखिया जी के फार्मों पर मजदूर बनकर काम करने लगे। गुजारे का एक रास्ता उन्हें मिल गया। फार्मों पर फसल लहराने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत जबरदस्त हुई है। हाँ, इस साल तो बहुत ज्यादा पैदावार हुई है। इस साल बड़ी कमाई होगी। अब चलो भैया, अब घर लौटते हैं। कल सुबह फिर आएंगे। दोपहर का समय था। थक कर चूर सीताराम और पद्मा फार्म के एक किनारे पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे पद्मा, क्या हुआ? तू अचानक खाना क्यों रोक दिया? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रही थी। क्यों पद्मा, क्या हुआ? बता तो। देखो ना, हम कितनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुझे नहीं लगता कि हमारा कोई औलाद भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ पद्मा, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे बस में नहीं है। ये तो ऊपर वाले के अधीन है। पता नहीं किस जन्म का सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, न कोई औलाद, न कोई जायदाद। हाँ पद्मा, अब तो देवताओं पर भी भरोसा उठने लगा है। सीताराम और पद्मा बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक पक्षी आकर बैठ जाता है। अरे, ये देख तो, ये तो एक पक्षी है। हमारे पास आकर बैठ गया। लगता है इसे भूख लगी है। हमें इसे कुछ खाना देना चाहिए। हाँ,
तू इसे कुछ खिला दे, शायद भूख के मारे यहाँ आ गया होगा। पद्मा ने उस पक्षी को कुछ अनाज के दाने दिए। पक्षी कुछ देर पद्मा को देखता रहता है, फिर अनाज खाकर उड़ जाता है। अब चल पद्मा, घर लौटते हैं, शाम भी हो रही है। भोला और पद्मा खेतों पर काम खत्म करके अपनी झोंपड़ी पर लौट जाते हैं। सुनिए सीताराम जी, ये फावड़ा उठाइए और मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? तू फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बात कर रही है? ज्यादा सवाल मत पूछो, मेरे साथ चलो। आज कुछ बहुत जरूरी काम करना है। क्या कोई जरूरी काम, वो भी इस रात के समय? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे तुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। पद्मा के कहने पर सीताराम फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस फार्म की मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे में मिली थी। पद्मा, ये तो हमारी मेड़ है और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है। इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ मूर्ख। और सुन, तू इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दे। ये क्या कह रही है तू? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की सारी फसल का नुकसान हो जाएगा। मेड़ के बिना भला खेती कैसे हो सकता है पद्मा? ये समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। हमारी मेड़, हमारी इच्छा। अरे वाह पद्मा, वाह, मुझे पता नहीं था, तू तो बहुत चालाक है। अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह पद्मा और सीताराम ने फार्म के सारे मेड़ों को तोड़ दिया, जिससे पानी का बहाव रुक गया और फसलें बर्बाद हो गईं। अगली सुबह बलवान और जोरावर जब फार्म पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी पैदावार बर्बाद हो गई। कितनी बढ़िया फसल थी। सोचा था इस साल सोने के गहने खरीदूंगा, पर सपना ही रह गया। अरे भैया, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल थी, अब पानी के बिना सब सूख गया। अरे भैया, वो देख, फार्म की मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो खेत में पानी कहाँ रहेगा? निश्चित रूप से ये काम सीताराम का होगा। बलवान और जोरावर दोनों रोते हुए घर लौटते हैं और अपनी औरतों को सारी कहानी बताते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर पैदावार बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा फल वाला पेड़ तो है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, पर अभी फल पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ भैया, जब फल पक जाएंगे तो हम उसे बाजार में बेचकर अच्छे दाम कमा सकते हैं। हाँ जोरावर, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब यही एक उपाय बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे पद्मा, तूने तो चमत्कार कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे पद्मा, इस बार क्या करना है? अरे मूर्ख, तू अब देखता जा, मैं तुझे शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुई, पद्मा और सीताराम दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस फल वाले पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो फल वाला पेड़ है? हाँ पद्मा, यही तो बंटवारे वाला फल वाला पेड़ है। एक डाली पर बड़का भैया और एक डाली पर बिचला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे मैंने तो पहले ही तुझे बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ का ठूंठ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ का ठूंठ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ के ठूंठ को रखें या काटें, हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी पेड़ के जड़ के ठूंठ को काट देते हैं। पेड़ जमीन पर गिर जाता है। बलवान और जोरावर दौड़कर वहां आते हैं और सीताराम पद्मा को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है सीताराम, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा भला नहीं होगा। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा साहब के पास ले चलते हैं और इनको सख्त सजा दिलवाते हैं। दोनों भाई सीताराम और पद्मा को रात भर एक कमरे में बांध कर रखते हैं और सुबह राजा साहब के सामने हाजिर होते हैं। अच्छा, तो ये बात है। देखो बलवान और जोरावर, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा छोटा भाई सीताराम तुम्हारी फसल का नुकसान कर दिया मेड़ तोड़कर, और अब फल का नुकसान कर दिया पेड़ की जड़ काटकर। बोलो सीताराम, क्या ये सच है? तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खेती के बंटवारे करते समय मेरे दोनों भाइयों ने सारे हिस्से अपने नाम कर लिए
और सिर्फ मेड़ मुझे दी। अब मेरी मेड़, मेरी इच्छा, मैं तोड़ूं या रखूं? महाराज, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और फल वाले पेड़ को तूने जड़ समेत क्यों काट दिया? वो तो गुनाह है। महाराज, जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने फल वाली डालियां ले लीं और मुझे सिर्फ पेड़ की जड़ दी। अब चूंकि महाराज जड़ मेरी है तो मैं काटूं या रखूं, ये मेरी मर्जी महाराज। इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे तेरा भी कहना सही है। तूने तो खूब बदला लिया सीताराम। पत्थर का जवाब ईंट से। वाह भाई वाह, मान गए तुझे सीताराम। महाराज, आप तो सीताराम की तारीफ करने लगे। हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अब न्याय की भीख लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, तुम यहां से चलते बनो। तो सीताराम की इतनी हिम्मत, उसने खुलेआम हमें बेइज्जत किया है। उस सीताराम को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, नहीं छोड़ेंगे उसे। सीताराम और उसकी धर्मपत्नी रोज की तरह आज भी मुखिया जी के फार्मों पर काम कर रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही दोनों खाना खाने बैठे, तभी वो पक्षी दोबारा उनके पास उड़कर आया। अरे अरे, ये पक्षी तो फिर से यहाँ आ गया। लगता है भूखा होगा बेचारा। चलो मैं इसे कुछ खाना खिला देती हूँ। देखिए पक्षी कितना प्यारा है। अगर मेरा भी कोई औलाद होता तो उसे भी मैं इसी तरह खिलाता। पद्मा ने उस पक्षी को अनाज खिलाया। अनाज खाने के बाद वहाँ एक दैवीय घटना हुई। पक्षी अचानक एक जवान लड़के के रूप में बदल गया। तुम दोनों ने मुझे वापस इंसान के रूप में लौटाया है। आज के बाद तुम दोनों मेरे अभिभावक हो। अरे अरे, ये क्या? ये तो अभी एक पक्षी था, अब इंसान कैसे बन गया? कहीं तो कोई छल करने वाला तो नहीं? लड़के को अचानक देखकर वे डरने लगे कि तभी वहाँ संत ब्रह्मदत्त जी पहुँच जाते हैं। देखो सीताराम, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जवान लड़का आज के बाद तुम्हारा है। तुम्हारे ही औलाद के समान ये तुम दोनों के साथ रहेगा। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? हाँ पद्मा, तू हमेशा बेटा ना होने से दुखी रहती थी ना। आज के बाद तू इसे अपना बेटा मान लेना। 20 साल मैंने इस पल का इंतजार किया है और आज वो वक्त आ गया है। 20 साल बाबा, क्या कोई राज है? आज से 20 साल पहले की बात है, जब मैं सुबह नदी पर नहाने गया था। तभी नदी के किनारे एक शिशु रोता हुआ मुझे मिला था। मैं उसे आश्रम ले आया था। मैं एक साधु। इस शिशु का पालन पोषण मेरी बस की बात नहीं है। केवल एक माँ ही संतान की ठीक देखभाल कर सकती है। वक्त बीतता गया और वो छोटा सा शिशु अब जवान हो गया। मुझे चिंता थी कि मेरे बाद इस बेटा का क्या होगा। तभी मेरे मन में विचार आया, हे परमपिता, मैं अपने मंत्र शक्ति के बल से इस बेटा को एक पक्षी का रूप दे रहा हूँ, जिससे कि वो किसी योग्य निसंतान जोड़ा की खोज कर सके। भविष्य में जब ये पक्षी किसी योग्य निसंतान जोड़े के संपर्क में आएगा, उसी दिन ये असली रूप में लौट आएगा। वही जोड़ा इस बालक के माँ बाप होंगे और उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। सीताराम और पद्मा, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा हुआ। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? आपका लाखों बार धन्यवाद बाबा। संत ब्रह्मदत्त जी अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सीताराम और पद्मा माधव को लेकर अपने घर लौट आते हैं। जी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप चिंतित लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही अपने विचारों में खो गया था। मैं समझ सकता हूँ आप चिंतित हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सीताराम ने सारी परेशानी माधव को बताई। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी। आज के बाद मैं ही सारा काम संभालूंगा। आप आराम कीजिएगा। नहीं बेटा, वहां मत जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। पिताजी, अब आप देखते जाइए आपका ये माधव अब कैसे अपने चाचाओं से न्याय करवाता है। पिता के मना करने के बावजूद माधव एक छेनी लेकर बलवान के घर पहुंच जाता है। अरे वो कौन है तू और यहाँ क्या लेने आया है? चाचा जी नमस्कार। आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम माधव है।
मेरे पिताजी सीताराम ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या सीताराम का बेटा? भोला के पास तो कोई संतान नहीं है। तू जरूर कोई धोखेबाज है। चाचा जी, मैं अपना फूस की छत लेने आया हूँ जो आपने मेरे पिताजी के कमरे के ऊपर लगा रखा है। अरे तू पागल हो गया क्या? कहाँ है तेरा छत? अरे चाचा जी, लगता है आप भूल गए। आप लोगों ने बंटवारे में जो फूस की छत मेरे पिता को दी थी, अब मैं उसी का हिस्सा लेने आया हूँ। अगर तू ये छत ले जाएगा तो फिर हमारा कमरा किस काम का होगा? ऐ लड़के, तू ये छत नहीं तोड़ सकता। मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ। आप लोग मेरे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो? इतना कहकर माधव घर के ऊपर चढ़ जाता है और फूस की छत को तोड़ देता है। छत टूटने के बाद घबराकर दोनों भाई राजा साहब के पास शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। हाँ महाराज, और उसने सुबह हमारे घर का सारा फूस का छत तोड़ दिया और कहता है राजा साहब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिपाहियों ने सीताराम और माधव को पकड़कर राज दरबार में हाजिर किया। सुनो सीताराम, क्या ये तुम्हारा औलाद है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बेटा है। इसका नाम माधव है। महाराज, बंटवारे में मेरे दोनों चाचाओं ने कमरे खुद ले लिए और केवल फूस की छत मेरे पिता को दी। अब मैं अपने पिता के हिस्से की चीज को तोड़ूं या रखूं, ये तो मेरा हक है। अरे बलवान, क्या तूने बंटवारे में सीताराम को फूस की छत दी थी? हाँ महाराज, हमने सीताराम को बंटवारे में घर की फूस की छत दी थी और कमरे हमने रखे थे। अरे ये कैसा बंटवारा है? अब तुम्हारी करनी का फल तुम्हें ही भुगतना होगा। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये सीताराम का बेटा नहीं है, ये जासूस है। बता बलवान, इसके जासूस होने का तेरे पास क्या सबूत है? सबूत नहीं महाराज, ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। सबूत है। माधव अपने कपड़े से वही पुरानी चीजों वाले 4 सिक्के निकालकर राजा साहब को देता है। महाराज, ये रहा सबूत। ये मेरे पूर्वजों के समय की मुद्राएं हैं। अब ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। ये है मेरा पारिवारिक अवशेष। अरे हाँ, ये तो सदियों पुरानी चीज है। इसकी बनावट और धातु अलग हैं। आज के समय में ये चीज अनमोल है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि तू ही असली वंशधर है। अरे मूर्ख, ये हमने क्या कर दिया? जिस चीज को हम तुच्छ समझ रहे थे। और सुन बलवान और जोरावर, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के ऊपर। मंत्री जी, मैं ये हुक्म देता हूँ कि बलवान, जोरावर और सीताराम की खेती बाड़ी का बराबर बंटवारा होगा। साथ ही आवाज भी बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। सीताराम ने जो धैर्य और मेहनत की है, हम उसके हिम्मत को नमन करते हैं और ये हुक्म देते हैं कि सीताराम और माधव को हमारे राजकुल की ओर से 5 बीघा जमीन तोहफा में दी जाए। साथ ही इन दोनों कपटी भाइयों को जेल में बंद किया जाए। हमारे इस राज्य में एक योग्य रास्ता दिखाने वाले की जरूरत थी। आज से हम इस राज्य का मुख्य रास्ता दिखाने वाला माधव को बनाने की घोषणा करते हैं। देखते ही देखते सीताराम के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। बाबूजी के जायदाद का बराबर अधिकार मिला, राजकुल से जमीन तोहफा में मिली और बेटा माधव को राजकुल में मुख्य रास्ता दिखाने वाले का पद प्राप्त हुआ। देखा पद्मा, तू हमेशा किस्मत को दोष देती थी ना। देख आज क्या हुआ। हमारा कोई औलाद नहीं था, ऊपर वाले की मेहर से हमें बढ़िया औलाद मिल गया और हमारा पुरानी चीज जो कभी हम तुच्छ समझते थे, वो चीज तो अनमोल निकली पद्मा, अनमोल। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये सच है कि वक्त के बहाव के सामने किसी का नहीं चलता। वक्त शासक को नौकर तो नौकर को शासक बना देती है। इसीलिए हमेशा काल के साथ चलना चाहिए। हाँ पद्मा, और हमेशा मेलजोल से इंसानों को साथ में चलना चाहिए। बिना पक्षपात के सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और वो तुच्छ चीज अनमोल निकली। यही है मेहनत, धैर्य और हिम्मत का फल, जो तुरंत नहीं मिलता पर जब भी मिलता है असीमित खुशहाली लेकर आता है।